नमस्कार दोस्तों, लाइफ चेंजिंग वीडियो बुक्स में आपका स्वागत है। जब आपको लगे कि सारी संभावनाएं खत्म हो चुकी हैं तो ये याद रखें, सारी संभावनाएं खत्म नहीं हुई हैं। रॉबर्ट एच शूलर की ये पुस्तक मुश्किलें हमेशा हारती हैं, संघर्ष करने वाले हमेशा जीतते हैं। थो टाइम्स नेवर लास्ट बट थो पीपल डू, बाय रॉबर्ट एच शूलर। अध्याय 6, संभावनापूर्ण चिंतन की 10 कमांडमेंट्स। संभावनापूर्ण चिंतन ये क्या है? संक्षेप में ये विचारों का मैनेजमेंट है। कुछ लोगों ने समय को मैनेज करना कभी नहीं सीखा, कुछ लोगों ने धन को मैनेज करना कभी नहीं सीखा, कुछ लोगों ने लोगों को या खुद को मैनेज करना कभी नहीं सीखा। संभावनापूर्ण चिंतन समय, धन, शक्ति या व्यक्तियों के मैनेजमेंट पर नहीं बल्कि विचारों के मैनेजमेंट पर ध्यान केंद्रित करता है। मैनेजमेंट से हमारा क्या मतलब है? मैनेजमेंट नियंत्रण है। मैनेजमेंट किसी संसाधन को इस तरह नियंत्रित करना है ताकि न्यूनतम अपव्यय हो और निहित संभावनाओं का अधिकतम विकास हो। मुझे बताया गया है कि औसत मस्तिष्क में हर दिन 10,000 विचार आते हैं। इनमें से अधिकांश नकारात्मक होते हैं। संभावनापूर्ण चिंतन इस पैमाने के जरिए सकारात्मक विचारों को नकारात्मक विचारों से अलग करता है। सकारात्मक विचार वे हैं जिनमें अच्छाई की अविवेकित संभावना होती है। असंभावनापूर्ण चिंतक वे हैं जो अपनी मूल प्रवृत्ति के अनुसार किसी संभावनापूर्ण विचार पर नकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। वे पूरी शक्ति लगाकर ऐसे कारण तलाशते हैं कि यह काम क्यों नहीं किया जा सकता। वे तत्काल किसी विचार को बेकार साबित कर देते हैं और उसके बारे में भूल जाते हैं। संभावनापूर्ण चिंतन हर विचार में ये खोजता है कि क्या उसमें संभावनाएं हैं। अगर है तो वे उसे करने के विकल्प की तलाश करता है। वह उस विचार को अपने हाथों से फिसलने नहीं देता। मुझे हाल ही में फ्लोरा, इंडियाना की एक महिला का पत्र मिला जिसे एक सकारात्मक विचार मिला था। उसने उस पर अमल किया और अब वह एक सफल छोटा बिजनेस चला रही है। उसने लिखा था, प्रिय डॉक्टर शूलर, कुछ सप्ताह पहले मैंने आपको कहते सुना था, अगर आपको नौकरी से निकाल दिया गया है तो आप खुशकिस्मत हैं। मैंने सोचा, क्या सचमुच? आपने कहा था, आप में शायद इतनी हिम्मत नहीं होती कि आप नौकरी छोड़कर अपना खुद का बिजनेस शुरू करती। मैंने खुद से कहा, आप ये कैसे जानते हैं? तो मेरे साथ बिल्कुल यही हुआ। मुझे कोकोमो, इंडियाना में जनरल मोटर्स से निकाल दिया गया। मैं सिलाई कढ़ाई का काम करने लगी और मैंने दूसरों के लिए भी ये काम किया, परंतु इसमें ज्यादा कमाई नहीं थी। मैं ईश्वर से पूछती रही, अगर मुझमें कोई योग्यता है तो कृपया उसे बिजनेस में बदलने में मेरी मदद करें। अगस्त में मेरे पति और मैं मिनेसोटा में एक केबिन बनाने में मित्रों की मदद कर रहे थे। शाम को हम महिलाएं हस्तकला का काम करती थी। मेरी मित्र ने कहा, मैं हस्तकला के सामान बनाते बनाते और उन्हें देते देते थक चुकी हूँ। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता हमें इन चीजों को बांटने के साथ एक गिफ्ट शॉप शुरू करना चाहिए? उसने ये भी कहा कि हमारे पास दुकान के लिए आधा स्थान था। वह जगह जहां हमारे गैरेज के एक सिरे पर मेरा टपरवेयर का ऑफिस था। 24 बाई 13 फुट का एक कमरा। इस मित्र ने उस कमरे को तब से नहीं देखा था जब से मैंने 7 साल पहले टपरवेयर छोड़ा था। वह एक ऐसा कमरा बन गया था जिसमें बेकार का सारा सामान रख दिया जाता था, या उस चीज को कहीं रखूं? अरे टपरवेयर के ऑफिस में रख दो। अब क्या आप इस तरह के कमरे की कल्पना कर सकते हैं? जब हम मिनेसोटा से लौटे तो हमारे पास सूची में 50 नाम थे। हम जानते थे कि ये लोग हस्तकला के सामान बनाते थे। हमने उसे गंदे कमरे को साफ किया, गैरेज सेल लगाई और जो माल नहीं बिका उसे सद्भावना से दान में दे दिया। हमें उस सामान के बदले में $600 मिले जिसे हम सचमुच कबाड़ समझते थे। हम सोचने लगे, अगर लोग गैरेज सेल के लिए देहात में आ सकते हैं तो वे हाथ से बनी चीजों के लिए भी आएंगे। इसलिए हमने कद्दू के रंग का बहुत सस्ता कारपेट लिया। हमने पैनल को दोबारा रंगा तथा कद्दू के चित्र वाले पर्दों का इस्तेमाल किया और अपनी दुकान का नाम रखा पंपकिन पैच गिफ्ट शॉप। हमने ये दुकान 1 अक्टूबर को खोली। पहले महीने से हमारे यहाँ 600 ग्राहक आए और हमारी कुल बिक्री $2,533.22 हुई। 1 अक्टूबर को दुकान खोलने से पहले हमारी ईश्वर के साथ लंबी चर्चा हुई और वह हमारा नंबर 1 पार्टनर है। अब हमारे पास 94 कर्मचारी हैं
और हमारी दुकान में हस्तकला की सुंदर चीजें हैं। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो मैं इस बारे में कोई नकारात्मक विचार याद नहीं कर सकती। हमें तो ऐसा महसूस होता है जैसे ये ईश्वर का विचार था। हम उसके बिना इसे इतनी तेजी से नहीं कर सकते थे। और हम आपकी मदद के लिए आपको ये भी धन्यवाद देना चाहते हैं डॉक्टर शूलर। मैं पंपकिन पैच में आपके बारे में भी कई बार बात करती हूँ। ये महिला संभावनापूर्ण चिंतक है। वे कई कारणों से अपने मित्र के प्रस्ताव को ठुकरा सकती थी। इसके बजाय उसने नकारात्मक विचारों को नियंत्रित किया, सकारात्मक विचारों पर मेहनत की और आज उसकी बेरोजगारी की समस्या समझ चुकी है। मैं स्वयं को भी संभावनापूर्ण चिंतक मानता हूँ। मैंने कई ऐसे विचारों पर काम किया है जो शुरुआत में इंसान के लिए असंभव लगते थे। परिणामों से मैं हमेशा आश्चर्यचकित हुआ हूँ, परंतु मैं ये भी स्वीकार करना चाहता हूँ कि कई अन्य विचार भी मेरे मन में आए हैं जो इतने बेतुके थे कि मैं उन्हें तत्काल अस्वीकार कर दिया। मैंने उन्हें कभी मौका नहीं दिया। आज मुझे एक चमचमाती नई लिंकन कार की चाबियां दी गई। ये कार मेरी है, 12 महीने के लिए बिल्कुल मुफ्त। ये उपहार एक असंभव स्वप्न का परिणाम है जिसे त्यागने का प्रलोभन मेरे मन में था। यह विचार सबसे पहले मेरे मन में तब आया जब मैं अपनी पत्नी के साथ होनोलुलु हवाई अड्डे पर था। हम किराए पर कार लेने के बारे में पूछताछ कर रहे थे। तभी क्लर्क ने हमें बताया, हमारे पास एक बहुत बढ़िया सौदा है। हमारे पास बिल्कुल नई लिंकन कारें हैं, सारे साजो सामान के साथ और पूरी तरह कंप्यूटराइज। आमतौर पर उनका किराया $60 प्रतिदिन है, परंतु हम आपसे एक दिन के $35 लेंगे। मेरी पत्नी इतनी उत्साहित हो गई कि उसने मुझे कार किराए पर लेने के लिए राजी कर लिया। कार सुंदर थी, वह किसी ख्वाब की तरह चली। तभी मेरे मन में ये विचार आया, कितना बढ़िया रहेगा अगर मैं मेरी पत्नी को ये कार तोहफे में दे सकूं। आखिर उसकी पुरानी कार लगभग 80,000 मील चल चुकी है। मेरे विचार अच्छा था, यह एक सकारात्मक विचार था। यह मेरे प्रिय व्यक्ति को आराम और सुरक्षा दे सकता था। बहरहाल जब मुझे एहसास हुआ कि इस तरह की कार कितनी महंगी होगी तो मैंने तत्काल उस विचार को मन से निकाल दिया। जैसे ही मैंने खुद से कहा, इसे भूल जाओ शूलर, ये बहुत महंगी है, तभी मेरे मन में अगला विचार आया, तुम जो उपदेश देते हो उसका पालन खुद क्यों नहीं करते? तुमने पिछले सप्ताह एक सेल्फ कॉन्फ्रेंस में भाषण दिया है। वहां तुमने हजारों लोगों को यह बताया था कि विचारों को मैनेज करना कितना महत्वपूर्ण है। तुमने कहा था, कभी किसी विचार को सिर्फ इसलिए दूर मत फेंको क्योंकि वो असंभव है, उसे एक अवसर दो। इसलिए मैंने भी कोशिश करने का फैसला किया। मैंने सोचा कि मुझे कम से कम ये तो पता लगा लेना चाहिए कि इसकी कीमत क्या है। हो सकता है इसकी कीमत मेरी कल्पना से कम हो, और अगर ये उतनी महंगी निकले जितनी मैं सोचता हूँ, तब भी शायद मैं इसे सेल में खरीद सकता हूँ। अगर ऐसा ना हो पाए तो किसी तरह अपनी आमदनी बढ़ा सकता हूँ। मैंने फैसला किया कि मैं इस दिशा में कोशिश करूँगा। जैसे ही मैंने कोशिश करने का गंभीर संकल्प किया, मुझे संभावना दिख गई। मुझे अचानक याद आया कि मैं बॉब ईगल नाम के एक व्यक्ति से मिला था जिन्होंने मुझे अपना परिचय देते हुए कहा था कि वे डलास टेक्सास में ईगल लिंकन मर्करी डीलरशिप के प्रमुख थे और देश के सबसे बड़े डीलरों में से एक थे। क्या मुझे बॉब को फोन करके ये पूछना चाहिए कि क्या वह मुझे कार को फैक्ट्री मूल्य पर बेच सकता था? यह विचार पागलपन भरा लग रहा था, इसलिए एक बार फिर मेरे मन में यह प्रलोभन जागा कि मैं इसे त्याग दूं। परंतु तभी मुझे एक और सिद्धांत याद आया जिसे मैं अपने भाषणों में अक्सर बताता रहता था, इसे अभी करो। मैं टेलीफोन की ओर बढ़ा, डलास में ऑपरेटर को फोन लगाया और ईगल लिंकन मर्करी का टेलीफोन नंबर मांगा। मैंने बॉब ईगल के लिए व्यक्तिगत फ़ोन कॉल बुक किया। जब सेक्रेटरी ने सुना कि हवाई से व्यक्तिगत फ़ोन कॉल आया था तो उसने तत्काल बॉब को फ़ोन दे दिया। उन्होंने गर्मजोशी से मेरा अभिवादन किया। मैंने उन्हें बताया कि मैं इस कार से बहुत प्रभावित था। फिर मैंने उन्हें बताया कि हालांकि मेरे पास कार खरीदने लायक पैसे नहीं थे, परंतु अगर मैं अपनी पत्नी को उसके जन्मदिन पर यह तोहफे में दे सकूं तो बहुत अद्भुत रहेगा। बॉब ने कहा, डॉक्टर शूलर,
आपने अपने टेलीविज़न शो के माध्यम से सचमुच मेरी मदद की है। अब मैं आपकी मदद करना चाहूँगा। मुझे देखने दें कि मैं क्या कर सकता हूँ। कुछ मिनट बाद मेरे पास उनका फ़ोन आया। मैं चाहूँगा कि आप किसी से बात करें। वे गार्डन मैकर्जी हैं, जो फोर्ड मोटर कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। फिर 3 तरफा कॉन्फ्रेंस के जरिए मैंने गार्डन से बात की और मैंने उनके आग्रह को स्वीकार किया कि जब मैं सप्ताह के अंत में डेट्राइट जाऊंगा तो फोर्ड असेंबली प्लांट का भ्रमण करूंगा। जब मैं डेट्राइट पहुंचा तो गार्डन तथा उनके मित्र जॉन सैगन, फोर्ड मोटर्स कंपनी के कोषाध्यक्ष, ने मेरा सम्मानजनक स्वागत किया। वे मुझे डिनर पर ले गए और अगली सुबह मुझे असेंबली प्लांट का व्यक्तिगत भ्रमण कराया। जब हम असेंबली लाइन को देख रहे थे तो गार्डन मैकेंजी ने कहा, डॉक्टर शूलर, मैं चाहूँगा कि आपके मन में जो भी सवाल आ रहा हो उसे आप असेंबली लाइन के किसी भी कर्मचारी से पूछ सकते हैं। मैंने उनके प्रस्ताव को स्वीकार किया और एक कर्मचारी के कंधे पर हाथ रखा। मैकेंजी ने उसे मेरा परिचय दिया। मैंने उस कर्मचारी से पूछा, आप अपने काम को कितना पसंद करते हैं? उसने कहा, मैं इससे प्रेम करता हूँ। क्यों? मैंने पूछा। उसकी आंखों में चमक आ गई और चेहरे पर बड़ी मुस्कान खिल गई। फिर वह एक नई सुंदर कार की तरफ इशारा करते हुए गर्व से बोला, इसलिए मुझे इस कार का हिस्सा होने पर गर्व है। यह आज दुनिया की सबसे बेहतरीन कार है। कीमत और उपयोगिता में इसका कोई जवाब नहीं है। हमने डेट्राइट में इससे पहले कभी ऐसी कार नहीं बनाई और हम ये बात जानते हैं। जब मैं फैक्ट्री से चलने लगा तो मैकेंजी की तरफ मुड़ा और बोला, गार्डन, आप यहाँ जो कर रहे हैं मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ हूँ। कार बनाने में कोई भी आपसे अधिक गुणवत्ता, सावधानी और समर्पण का परिचय नहीं दे सकता। गार्डन मैकेंजी को यह एहसास हो गया कि मैं उनकी कंपनी के कर्मचारियों के समर्पण भाव से कितनी गहराई से प्रभावित था। इसलिए उन्होंने मुझसे कहा, डॉक्टर शूलर, क्योंकि आप इतने प्रभावित हैं इसलिए हम आपके लिए कुछ करना चाहेंगे। हमारे अतिथि बन जाएं और हम अगले 12 महीनों तक आपको अपनी एक कार चलाने के लिए देंगे, मुफ्त में। ये देख लीजिए कि हम आपको जो बता रहे हैं वे पूरी तरह से सच है या नहीं। इस तरह मुझे नई चमचमाती लिंकन कार की चाबियां मिल गई। ये कभी नहीं हुआ होता अगर मैंने अपने पहले विचार को कसकर नहीं पकड़ा होता। इससे मैं ये सोचने लगा कि मैंने अपने जीवन में कितने संभावित वरदानों को अपनी लापरवाही से दूर फेंक दिया होगा, क्योंकि मुझ में किसी सकारात्मक विचार का पीछा करने की हिम्मत नहीं थी। सबक ये है किसी विचार के मूल्य को कभी कम ना आके। हर सकारात्मक विचार में सफलता की संभावना होती है, बशर्ते इसे सही तरीके से मैनेज किया जाए। हम विचारों को इतने प्रभावी ढंग से किस तरह मैनेज करें कि हमारी सफलता सुनिश्चित हो जाए। सिर्फ इस तरीके से, सिर्फ संभावनापूर्ण चिंतन के 10 कमांडेंट्स के माध्यम से अगर आप संभावनापूर्ण चिंतन की इन कमांडेंट का पालन करेंगे तो आपको जो सफलता मिलेगी उससे आप हैरान हो जाएंगे। ये रही वे कमांडेंट्स। कमांड 1, कभी भी किसी संभावना को सिर्फ इसलिए न ठुकराएं क्योंकि आपको उसमें कुछ गलत दिख रहा है। हर अच्छे विचार के साथ कोई ना कोई गलत बात जुड़ी होती है। जब भी ईश्वर आपको कोई विचार देता है तो आप उसमें नकारात्मक पहलू ढूंढ सकते हैं। यह आश्चर्यजनक है कि लोग किस तरह विचार मंथन की मीटिंग में किसी अवसर के आने पर उसमें दोष ढूंढते रहते हैं। किसी सुझाव को सिर्फ इसलिए ना ठुकराइए क्योंकि आपको उसमें कोई समस्या नजर आ रही है। इसके बजाय सकारात्मक संभावना को नकारात्मक बातों से अलग कर लें। संभावना का दोहन करें और नकारात्मक बातों को निष्प्रभावी बनाएं। कभी भी नकारात्मक बातों को उस सकारात्मक संभावनाओं की हत्या न करने दें जिसका अवसर आपकी पहुंच में हो। कुछ भी संभव नहीं है बशर्ते संभावनापूर्ण विचार को पकड़े रहूं। हर विचार किसी दिन किसी तरह किसी की मदद से संभव हो सकता है। अभी कुछ सप्ताह पहले ही मुझसे बेरोजगारों के लाभ के लिए संभावनापूर्ण चिंतन का एक सेमिनार करने को कहा गया। उन्होंने कहा, डॉक्टर शूलर, आप संभावनापूर्ण चिंतन में विश्वास करते हैं। हो सकता है यह चिंतन बेरोजगारी की समस्याओं को सुलझाने में और उन्हें नौकरी दिलाने में उनकी मदद कर सके। सच कहा जाए तो यह विचार मुझे चुनौतीपूर्ण लगा।
इससे मैं संभावनापूर्ण चिंतन के सिद्धांतों की समीक्षा करने और उन्हें एक ऐसे क्षेत्र में आजमाने के विचार से प्रेरित हुआ जहां मैंने अब तक उसे आजमाने की कोशिश नहीं की थी। जब मैं अपना भाषण तैयार कर रहा था तो मेरे नोट्स का ढेर बढ़ता गया और फिर मुझे यह एहसास हुआ इससे बहुत से बेरोजगार लोगों को मदद मिल सकती है। शायद मुझे इस विषय पर एक पुस्तक लिखना चाहिए। उस बिंदु पर मेरी प्रतिक्रिया नकारात्मक हो सकती थी। इसके बजाय मैंने सकारात्मक विचार पर काम किया और अपने प्रकाशक को फोन करके पूछा, क्या आप कुछ महीनों में एक पुस्तक प्रकाशित कर सकते हैं? मुझे लगता है मेरे पास कहने के लिए कुछ है जो बेरोजगारों की बहुत मदद कर सकता है। मैं इस पुस्तक को जल्दी लिखना चाहता हूँ। मेरे संपादक लैरी स्टोन ने कहा, मैं आपको फोन करके बताता हूँ। शुक्रवार को फोन की घंटी बजी। फोन लैरी का था। डॉक्टर शूलर, हमें एक वाक्य बहुत पसंद है, टफ टाइम्स नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू। हम चाहेंगे कि आप इस शीर्षक से पुस्तक लिखें। यह कई जरूरतमंद लोगों की बहुत मदद कर सकती है और हम आपकी इस बात से भी सहमत हैं कि इसे जल्दी लिखा जाना चाहिए। आज बहुत से लोग हताशा हैं और उन्हें आशा की जरूरत है। हमारा वसंत का कैटलॉग 3 दिन के भीतर छपने जा रहा है। अगर आप तैयार हो तो हम आपकी नई पुस्तक की घोषणा इसी कैटलॉग में कर देते हैं। इसमें यह उल्लेख रहेगा कि आपकी पुस्तक 6 महीने में प्रकाशित हो जाएगी। ठीक है? मैं रोमांचित था। मैंने जवाब दिया, बहुत बढ़िया। फिर उन्होंने बम का गोला गिराया। अगर हमें अपने इस वायदे को पूरा करना है तो हमें इस पुस्तक के पहले 4 अध्याय 15 नवंबर तक मिल जाना चाहिए। मैंने बिना सोचे जवाब दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आपको 4 अध्याय मिल जाएंगे। मेरी पत्नी ने चर्चा सुनी और बाद में पूछा, तुमने किस बात पर हाँ भर ली है? मैंने जब स्पष्ट किया तो वे बोली, क्या तुम्हें पता है आज कौन सी तारीख है? मैंने कहा, नहीं, 15 नवंबर सोमवार के 1 हफ्ते बाद है। मैं आतंकित हो गया। सोमवार के 1 हफ्ते बाद? मैं उस समय तक 4 अध्याय किसी हालात में पूरे नहीं कर सकता। कल शनिवार है और मुझे पूरा शनिवार चाहिए ताकि मैं रविवार की सुबह दिए जाने वाले 2 प्रवचन तैयार कर सकूं। 15 नवंबर के पहले मेरे पास इकलौते खाली दिन सोमवार था, यानी 8 नवंबर। मैं 14 नवंबर के पहले 4 अध्याय कैसे लिख सकता था? मन ही मन में इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मैंने एक असंभव काम के लिए हामी भर दी थी। बहरहाल मेरे भीतर की हर शक्ति ने इस बारे में हार मानने से इनकार कर दिया। किसी तरह यह काम कर दिया जाएगा। सोमवार की सुबह मैं जरा भी प्रेरित नहीं था। दरअसल मैं चिंता के मारे किंकत व्यवूढ़ था। मैंने फोन कॉलों के व्यवधान को अपने ऊपर हावी होने दिया। मैंने दूसरे दबावों को अपना ध्यान बांटने दिया। जब मैं सोमवार की रात को 10:30 बजे सोने के लिए गया तो मैंने उस दिन अपना पेन तक नहीं उठाया था। मैंने अपनी पुस्तक का एक शब्द भी नहीं लिखा था। इसका मतलब यह था कि मेरे पास 4 अध्याय लिखने के लिए अब से 6 दिन बचे थे। आप इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं, इसलिए आप ये देख सकते हैं कि मैंने अध्याय समय पर लिख लिए थे। मुझे किसने बचाया? किसी सकारात्मक वाक्य ने? पत्नी की प्रेरणा ने? नहीं, ऐसा एक बेहुदा फोन कॉल की वजह से हुआ। 9 नवंबर 1982 यानी मंगलवार को फोन की घंटी बजने की आवाज से मैं सुबह 4:30 बजे जाग गया। फोन करने वाले व्यक्ति ने एक शब्द भी नहीं कहा, वह सिर्फ जोर जोर से सांस लेता रहा। मैंने करवट बदली तथा 2 घंटे और सोने की आशा करते हुए लेट गया, परंतु मुझे नींद नहीं आई। जब मैं करवटें बदल रहा था तो मेरे मन में यह विचार आया, तुम उठ क्यों नहीं जाते? लाइब्रेरी में जाओ और डिक्टेशन देना शुरू कर दो। परंतु मैंने खुद से तर्क किया, मैं बोलकर पुस्तक नहीं लिख सकता। मैंने आज तक एक भी पुस्तक डिक्टेट नहीं की है। यह एक ऐसी चीज है जिस पर मैंने कभी विश्वास नहीं किया। मुझसे इसका कारण ना पूछें। यह एक ऐसा मुद्दा है जो मेरे तालाबंद चिंतन की समस्या को दर्शाता है। परंतु तभी मुझे याद आया कि मुझे संभावनापूर्ण चिंतक माना जाता है। शूलर, जो तुम कहते हो वही करो, सब कुछ संभव है। शायद पुस्तक डिक्टेट
करना भी संभव है। कम से कम इससे तुम्हें काम शुरू करने में मदद मिलेगी। याद करो तुमने मूव अहेड विथ पॉसिबिलिटी थिंकिंग में क्या लिखा था। शुरुआत का अर्थ है आधा कम हो जाना। इससे काम बन गया। मैंने इस विचार पर तत्काल अमल किया। मैं बिस्तर से बाहर निकला, लाइब्रेरी की ओर बढ़ा और सुबह की शांत माहौल में डिक्टेशन दिया। मैं बिना व्यवधान के 2 घंटे तक बोलता रहा। तब तक अंधेरा उजाले में बदल चुका था। सूरज निकल रहा था। मेरी बेटियों के बेडरूम में हलचल होने लगी थी। दिन अभी शुरू हो रहा था, परंतु मैं तब तक एक अध्याय पूरा लिख चुका था। मेरा बाकी दिन व्यस्त था। मुझे लिखने के लिए जरा भी समय नहीं मिला, परंतु उस रात में इस विश्वास के साथ सोया कि एक अध्याय पूरा हो गया था। बुधवार को सुबह 3 बजे अपने कुत्तों की वजह से मेरी नींद खुल गई। हमारे सेमाइड, डॉबरमैन और जर्मन शेफर्ड भौंकना बंद ही नहीं कर रहे थे। आखिरकार मुझे उन्हें चुप कराने के लिए बिस्तर से बाहर निकलना ही पड़ा। मैंने देखा कि उन्होंने हमारे अगले पोर्चे में एक रैकून को घेर लिया था। वे इस दुबके और फंसे हुए जानवर पर गुस्से से बुरी तरह भौंक रहे थे। मैंने कुत्तों को चुप करने के लिए उन्हें भोजन की रिश्वत देने की कोशिश की। मैंने उन्हें चुप रहने का आदेश दिया, परंतु मेरी कोई तरकीब काम नहीं आई। मैं बुरी तरह परेशान हो गया। मैं दोबारा बिस्तर पर गया, परंतु मुझे नींद नहीं आई। इसलिए लगातार दूसरी सुबह में अपनी लाइब्रेरी में गया तथा मैंने पुस्तक के लिए एक और अध्याय डिक्टेट किया। फिर मैंने अपनी वरिष्ठ संपादक को फ़ोन लगाया, जो मेरे रविवारीय प्रवचनों का संपादन करती है और इसलिए मेरी सामग्री को किसी अन्य व्यक्ति से बेहतर जानती है। वह कोई और नहीं बल्कि मेरी बेटी शीला सूरन कॉलमैन है। मैंने कहा, शीला, मुझे अगले कुछ दिनों में 2 और अध्याय लिखना है। तुम्हें बर्ट बेनो और हमारे न्यू होप काउंसलर जॉन की कहानी याद है, जो लकवे के शिकार हो गए थे? क्या तुम उनकी कहानियों को इकट्ठा करके एक अध्याय तैयार कर दोगी? और क्या तुम मेरे बाकी अध्यायों को भी ठीक ठाक कर दोगी जिन्हें मैंने डिक्टेट किया है? क्या तुम मेरे 10 कमांडमेंट्स फॉर पॉसिबिलिटी थिंकर्स, सकारात्मक चिंतकों की 10 कमांडमेंट वाले भाषण से 4था अध्याय लिख दोगी? बिल्कुल डैडी, उसने उत्साह से जवाब दिया। मैं आपसे अभी जो कह रहा हूँ उसे मैंने गुरुवार को सुबह 4:30 बजे डिक्टेट किया था। कुछ घंटे बाद एरिज़ोना और उसके बाद इंडियाना के लिए रवाना हो गया। मैं शुक्रवार की रात को अपने शहर लौटा। शनिवार को मैंने रविवार के लिए 2 प्रवचन तैयार किए, परंतु शनिवार की सुबह मेरी मेज पर इस नई पुस्तक टफ टाइम्स नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू के 4 पूरे अध्याय तैयार थे। जिसे मैंने पहले बिल्कुल असंभव काम माना था, वह पूरा हो चुका था, हकीकत बन चुका था। कमांडमेंट्स 2, कभी भी किसी संभावना को सिर्फ इसलिए न ठुकराएं क्योंकि आपको श्रेय नहीं मिलेगा। ईश्वर उस व्यक्ति के माध्यम से अद्भुत काम करवाता है जिसे इस बात की परवाह नहीं होती कि श्रेय किसे मिलेगा। बरसों पहले मैं एक व्यक्ति से मिला जो मिनीपोलिस में एक कंपनी का प्रेसिडेंट और बोर्ड का चेयरमैन था। इस कंपनी ने पहला बड़ा बैलून सैटेलाइट बनाया था जो रात के समय में आसमान में सितारे की तरह चलता दिखाई देता था। अंतरिक्ष कार्यक्रम के प्रारंभिक चरणों में यह एक सफल कदम था। मैंने प्रेसिडेंट से कहा, माफ कीजिए, परंतु मैंने कभी आपकी कंपनी का नाम नहीं सुना। उसने जवाब दिया, हो सकता है आपने ना सुना हो, हमें श्रेय नहीं मिला, परंतु हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। श्रेय मिलने के बारे में चिंता ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप जीवन के निर्णय लेने वाले क्षणों में अह से भरे होंगे। निर्णय कभी अह नहीं की आवश्यकता पर आधारित नहीं होना चाहिए। निर्णय मानवीय जरूरतों और बाजार के दबावों के आधार पर लिए जाने चाहिए जो आपकी व्यक्तिगत इच्छाओं से परे होते हैं। आज ही फैसला करें, क्या आप अपने अहम को तुष्ट करना चाहेंगे या फिर सफलता के फल का आनंद लेना चाहेंगे। कमांडमेंट 3, कभी भी किसी विचार को सिर्फ इसलिए न ठुकराएं क्योंकि यह असंभव है। अपने जन्म के समय लगभग हर महान विचार असंभव होता है। आज के महानतम विचार अभी असंभव हैं। संभावनापूर्ण चिंतक इस
महान विचारों के अनुरूप काम करते हैं और असंभव को संभव में बदल देते हैं। यही प्रगति है। महत्वपूर्ण मुद्दा ये सोचना है कि क्या विचार अच्छा है, क्या ये मुसीबत से जूझ रहे लोगों की मदद करेगा, क्या ये हमारे देश और दुनिया के लिए फायदेमंद साबित होगा। अगर ऐसा है तो फिर आज जो असंभव है उसे संभव बनाने का कोई तरीका खोजें। कुछ दिन पहले मैं सिंगापुर में था और एक नोबेल पुरस्कार विजेता जीव वैज्ञानिक के साथ बातें कर रहा था। वे जेनेटिक इंजीनियरिंग के विशेषज्ञ थे और जीन्स को एक दूसरे से जोड़ने में अग्रणी थे। उन्होंने भविष्यवाणी की और अगर जेनेटिक वैज्ञानिकों को स्वतंत्रता दे दी जाए तो वे एक ऐसा पौधा विकसित कर सकते हैं जिसमें अल्कोहलिक ईंधन तैयार हो सके। ये ईंधन आधुनिक इंजनों के लिए सर्वाधिक माइलेज देगा। हालांकि ऐसे इंजन अभी बने नहीं हैं। ये संभावनापूर्ण चिंतन है। सिर्फ इसलिए कि कोई चीज़ आज असंभव है इसका ये मतलब नहीं है कि वह कल भी असंभव होगी। हमारे लक्ष्य हमेशा इस बात पर आधारित होना चाहिए कि क्या ये इतनी बेहतरीन चीज़ है कि इसे हासिल किया जाना चाहिए। कमांडमेंट्स 4। कभी भी किसी संभावना को सिर्फ इसलिए न ठुकराएं क्योंकि आप पहले ही फैसला कर चुके हैं। मुझे विश्वास है कि आपने ये कहावत सुनी होगी, मुझे तथ्यों से दुविधा में मत डालो, मैं पहले ही फैसला कर चुका हूँ। मुझे कई बार सार्वजनिक रूप से अपना फैसला बदलना पड़ा है। जो लोग कभी अपना फैसला नहीं बदलते वे या तो आदर्श होते हैं या फिर जिद्दी। मैं आदर्श नहीं हूँ और ना ही आप हैं। मैं अपनी योजनाओं को बंदरगाह पर बदलना पसंद करूंगा बजाय इसके कि मैं अपने फैसले पर अड़ा रहूं और बीच समुद्र में जाकर डूब जाऊं। कमांडमेंट्स 5। कभी भी किसी विचार को सिर्फ इसलिए न ठुकराएं क्योंकि वह गैर कानूनी है। ध्यान से सुने, नहीं तो आप इस कमांडमेंट का गलत मतलब निकाल लेंगे कि कुछ महानतम विचार आज असंभव है क्योंकि वह गैर कानूनी है। आपको कभी कानून नहीं तोड़ना चाहिए, परंतु किसी विचार को सिर्फ इसलिए न ठुकराइए क्योंकि आज ये गैर कानूनी है। हो सकता है आप कानून बदलवा लें। मेरे एक अच्छे मित्र बिल ब्रासियर्स ने 14 प्लांट खरीदे। वे 12 एकड़ का कमर्शियल सेंटर विकसित करना चाहते थे, परंतु उनके सामने एक बड़ी समस्या आ गई। उनकी प्रॉपर्टी के बीच में से एक बड़ा नहर बहती थी जिसके ऊपर इमारत बनाना गैर कानूनी था। उनका प्रोजेक्ट यहीं पर खत्म हो सकता था, परंतु मैंने उन्हें सलाह दी, कभी भी किसी विचार को सिर्फ इसलिए न ठुकराएं क्योंकि वह गैर कानूनी है। कानून में कमियां हो सकती है, उन्हें बदलवा दो। आखिरकार लोगों ने शिकागो में रेल की पटरियों के ऊपर प्रूडेंशियल बिल्डिंग बनाई है। हम ऑरेंज काउंटी में इमारत के नीचे थोड़ा सा पानी क्यों नहीं बहने दे सकते। इसके बाद बिल ने एक अभियान छेड़ दिया और कानून बदल गया। कानून की किताबों में लिखे गए बहुत से कानूनों को आज बदले जाने की जरूरत है। कमांडमेंट 6। कभी भी किसी विचार को सिर्फ इसलिए न ठुकराएं क्योंकि आपके पास उसे हासिल करने के लिए धन, व्यक्ति, शक्ति या समय नहीं है। असंभव को संभव बनाने के लिए आपको सिर्फ मानसिक शक्ति, जनशक्ति, धन शक्ति, श्रम शक्ति और समय की शक्ति चाहिए। आपके पास ये नहीं है तो आप इन्हें हासिल कर सकते हैं। पर्याप्त समय लगाएं, पर्याप्त ऊर्जा का प्रयोग करें, पर्याप्त मानवीय संसाधन विकसित करें, पर्याप्त वित्तीय पूंजी जुटाएं और ये करने के बाद आप लगभग हर काम कर सकते हैं। कभी किसी विचार को सिर्फ इसलिए न ठुकराएं क्योंकि आपके पास आवश्यक संसाधन नहीं है। उस महान काम को करने का संकल्प लें, फिर राह में आने वाली समस्याओं को सुलझाएं। बेहद सफल व्यक्ति के पास बहुत कम संसाधन होते हैं। उसके पास सिर्फ विचार ग्रहण करने और अपने से अधिक शक्तिशाली तथा बुद्धिमान लोगों को उस काम में जुटाने की क्षमता होती है। बहुत पहले जब सिनसिनाटी ओहियो में यूनियन रेलवे स्टेशन की सुंदर इमारत बनाई गई थी तो दीवारों पर भव्य चित्र बनाए गए। इनमें सिनसिनाटी शहर की कलाओं और उद्योगों का कलात्मक वर्णन था। वर्षों बाद इमारत धंसने लगी। जब इसे असुरक्षित घोषित कर दिया गया तो लोग आतंकित हो गए। दीवार पर बने सुंदर मोज़ेक चित्रों का क्या होगा? इमारत के साथ उन्हें नष्ट होने देने का सवाल ही नहीं था। बहरहाल जब विशेषज्ञों से सलाह ली गई तो उन्होंने जवाब दिया, अगर इमारत नष्ट हो रही है तो चित्रों को बचाने का कोई तरीका नहीं है। अल्फ्रेड मूर ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। वे मोज़ेक को नष्ट नहीं होने देना चाहते थे। उन्होंने फैसला किया कि वे कोई रास्ता खोज लेंगे
ये निर्णय वे कुंजी था जिसने उनके दिमाग का ताला खोल दिया। उनके दिमाग में एक तरीका आया जिससे 20 बाई 20 फुट के पैनलों को हटाया जा सकता था। उन्होंने दीवार के उस हिस्से के लिए एक विशाल का स्टील फ्रेम बनाया। फिर उन्होंने दीवार के पीछे की तरफ जालीदार तार लगाए और इस पर ग्रेनाइट गीली कंक्रीट जिसका उपयोग स्विमिंग पूल में होता है छिड़का। उसके बाद एक बड़ी क्रेन से उन्होंने दीवारें उठाई और उन्हें ले जाकर नए हवाई अड्डे में लगा दिए। वे आज भी वहां पर हैं। कमांडमेंट 7, कभी भी किसी विचार को सिर्फ इसलिए न ठुकराएं क्योंकि इससे संघर्ष उत्पन्न होगा। मैंने संभावनापूर्ण चिंतन का जितना अधिक अध्ययन किया है, मैं उतना ही इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं। आप समस्याएं पैदा किए बिना संभावना को कभी विकसित नहीं कर सकते। आप नए तनावों को पैदा किए बिना कभी लक्ष्य निर्धारित नहीं कर सकते। आप संघर्ष उत्पन्न किए बिना कभी संकल्प नहीं कर सकते। हर महत्वपूर्ण विचार को वे लोग हमेशा अस्वीकार कर देंगे जो इसके पक्ष में नहीं है, परंतु विचार को सिर्फ इसलिए ठुकराना क्योंकि इससे संघर्ष उत्पन्न होगा, अपनी लीडरशिप को मित्रों या शत्रुओं के हवाले करना है। कमांडमेंट्स 8, कभी भी किसी विचार को सिर्फ इसलिए न ठुकराएं क्योंकि आप इस तरीके से काम नहीं करते। सामंजस्य बनाना सीखें, समझौता करने के लिए तैयार रहें, दूसरों के साथ सामंजस्य स्थापित करने की योजना बनाएं, एक अलग शैली, एक नई नीति, परंपरा में परिवर्तन, ये सभी आगे बढ़ने के अवसर। समझौता करने के लिए तैयार रहें, विपरीत परिस्थितियों में संतुलन बनाना सीखें, संभावनापूर्ण अवसर के तनाव और उस क्षण उपलब्ध साधनों की सीमाओं के बीच संतुलन बनाएं, अपना बजट दोबारा बनाएं, अपनी रुचि में समझौता करें, अपनी जीवन शैली बदलें। आपको यह निर्णय लेना पड़ सकता है, व्यक्तिगत रुचियों के अनुरूप काम करने के बजाय मेरे लिए सफल होना अधिक महत्वपूर्ण है। कमांडमेंट्स 9, कभी भी किसी विचार को सिर्फ इसलिए न ठुकराएं क्योंकि ये असफल हो सकता है। हर महत्वपूर्ण विचार के भीतर असफलता की संभावना छुपी होती है। हर काम में जोखिम होता है। अमेरिका को आज संभावनापूर्ण चिंतन की जितनी जरूरत है उतनी किसी दूसरी चीज की नहीं है। मैं हाल ही में सिंगापुर की यात्रा से लौटा हूँ जहाँ उत्पादकता का बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। सिंगापुर अपने तेल का 100% आयात करता है और उसे डिस्काउंट भी नहीं मिलता। अगर सिंगापुर वही कीमत चुकाता है जो हम चुकाते हैं और अगर उसे पूरा तेल आयात करना पड़ता है तब भी वह हमसे ज़्यादा सफल क्यों है? इसका कारण यह है कि वहाँ के लोग संभावनापूर्ण चिंतन में हमसे बेहतर हैं। इस देश में मैनेजमेंट, श्रम और ग्राहकों के साथ समस्याएं हैं। ग्राहकों को बताया जा सकता है कि अगर किसी सामान में कोई गड़बड़ी है तो उसे ना खरीदें और अगर आप उसे खरीदते हैं तो कंपनी पर दावा ठोक दें। श्रम की अपनी समस्याएं हैं, मैनेजमेंट की अपनी समस्याएं हैं। मैं नहीं सोचता कि अमेरिका के लिए कोई जोखिम नहीं की मानसिकता से बुरी कोई और चीज़ है। अगर ईसा मसीह इस तरीके से काम करते तो वे कभी क्रॉस पर नहीं लटके होते। आस्था के पूरे सिद्धांत का अर्थ यह है कि आपको दूसरे लोगों के बेहतर भलाई के लिए परम बलिदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब तक यह नहीं होता तब तक कोई संभावना नहीं है। सफलता कभी निश्चित नहीं होती और असफलता कभी अंतिम नहीं होती। आप कभी किसी विचार को सिर्फ इसलिए ना ठुकराइए क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत जोखिम है। आप जोखिम को पृथक कर दें, इसे अलग कर दें और अंततः इसे खत्म कर दें। कमांडमेंट 10, कभी भी किसी विचार को सिर्फ इसलिए ना ठुकराएं क्योंकि इसका सफल होना तय है। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिन्हें यदि यह विश्वास हो जाए कि वे सफल हो जाएंगे तो वे पीछे हट जाते हैं। इसका एक कारण यह है कि ये लोग उस अहं की पुष्टि की कल्पना करना शुरू कर देते हैं जो इस सफलता से उन्हें प्राप्त होगी। विनम्रता का बहाना बनाकर ये लोग उस विचार पर अमल ही नहीं करते। मेरे कुछ ईसाई साथी जो ईसा मसीह का अनुसरण करने की कोशिश कर रहे हैं कहते हैं मुझे सफल होने की कोशिश नहीं करना चाहिए। मैं सीढ़ी पर सबसे ऊपर पहुंचने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। ये आडंबर है, ये भौतिकतावाद है। उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सच नहीं है। सिर्फ विनम्र होने के लिए अमीरी के बजाय गरीबी को चुनना, सफलता के बजाय असफलता को चुनना, सीढ़ी पर ऊंची उपलब्धि के बजाय निचली उपलब्धि को चुनना महान ईसाई का गुण नहीं होता, ये मूर्खों का गुण होता है। ये ध्यान रखें कि सिर्फ सफल लोग ही उन लोगों की मदद कर सकते हैं जो असफल हो रहे हैं। सिर्फ विजेता ही भूखों को भोजन दे सकते हैं। सिर्फ संघर्ष करने वालों की मुश्किलों को हरा सकते हैं।